नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग में फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है एस्पिरिन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको DSSB में भी और नॉरसेट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का ये सेशन एस्पिरिन पर। एस्पिरिन का नाम आते ही इसके बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी सोसाइटी में भी। इवन जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं एस्पिरिन के बारे में, तो इसके बारे में बड़ी भ्रांति है, और वो क्या है कि ये एक तरीके की ब्लड थिनिंग मेडिसिन है। अब भाई ये क्या बात सही है क्या कि एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर का काम करती है? आज से दिमाग से निकाल दीजिएगा, एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनिंग का काम नहीं करती। इसको ब्लड थिनर के रूप में या ब्लड थिनिंग एजेंट क्यों कहते हैं, है नहीं, सोसाइटी में क्यों प्रचलित है, हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। इसलिए सबसे पहली बात आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि ये एक तरीके का ब्लड थिनर एजेंट है, ब्लड थिनिंग ड्रग है। एक्चुअल में केमिकली अगर एस्पिरिन को देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस्पिरिन केमिकली क्या है, रूट नाम इसका क्या है, वो है ASA। मतलब क्या है भाई इसका ASA का? एसिटिल, A फॉर एसिटिल, S फॉर सैलिसिलिक, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मीन्स ASA। सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए, किसको लेकर के? एस्पिरिन को लेकर के। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एक नाम आया यहां पर सैलिसिलिक, इसलिए एस्पिरिन क्या है? सैलिसिलेट ग्रुप की ड्रग है। मीन्स ये उन ड्रग्स में से आती हैं जिनको हम सैलिसिलेट्स के नाम से बोलते हैं। सैलिसिलेट है क्या? एस्पिरिन, याद रखिएगा। अब सबसे पहली बात एस्पिरिन के बारे में कि ये काम कैसे करती है। एस्पिरिन जो है वो काम कैसे करती है, याद रखिएगा। आज से इसके जो काम है उन्हें हम 4A's के नाम से जानते हैं, यानी चारों के चारों जो काम हैं वो A से शुरुआत होती है उनकी, और जो 4 इंपॉर्टेंट काम हैं वो हैं क्या, जो कि 4A के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नोट कीजिएगा, इसका सबसे पहला काम क्या है भाई? एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड काम, इसके जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला ए का मतलब है एंटी इन्फ्लामेटरी। दूसरी चीज क्या है? ये एंटी पायरेटिक भी है। मैंने यहां पर ये डैश लगा के लगाया, इसका मतलब ऐसा नहीं है भाई, कंटिन्यू ही होती है इसकी स्पेलिंग। एंटी पायरेटिक भी है। तीसरा मतलब ये एंटी पेन होती है। नाम सुनते हो क्या ऐसा कुछ? एनाल्जेसिक है जी, एक तरीके की क्या है? एनाल्जेसिक है। और किस कैटेगरी की एनाल्जेसिक है? नसेड्स में आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स में आती है। और जो चौथा फंक्शन है वो क्या है इसका? ए से डिस्कस कर रहे हैं तो एंटी प्लेटलेट है। हमने सारे के सारे फंक्शंस में एंटी यूज किया है। एंटी 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 4A's है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी पेन यानी एनाल्जेसिक, और एंटी प्लेटलेट। इसको आप एंटी फीवर भी, याद रखने के हिसाब से आप इसको एंटी फीवर भी लिख सकते थे। अब सबसे पहली बात इसके फंक्शंस को लेकर के कि ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी पेन या एनाल्जेसिक है, और एंटी प्लेटलेट है, ये किस तरीके से होता है ये फंक्शन, इसका काम करने का तरीका कैसे है, किस वजह से ये, मतलब बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी में कंज्यूम होने के बाद में क्या काम करती है कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, फीवर को कम करती है, पेन को कम करती है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। अब नोट कीजिए, ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है, ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन इनहिबिट करती है, जो हमने लिखा ऐसे या ऐसे, इनहिबिट करती है, जो क्या कोज करते हैं? 3 काम करते हैं। ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स
जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पहली चीज। ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर यानी फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब का प्रोडक्शन क्या करती है, इनहिबिट करती है। कौन? एस्पिरिन। तो यही इसके तीन काम हो गए, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। समझ गए? प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? पढ़ाया भैया हमने शुरुआती क्लासेज में, एक तरीके के लिपिड्स ही है, ऐसे लिपिड्स जो कि हार्मोन लाइक इफेक्ट डालते हैं बॉडी के अंदर, यानी हार्मोन्स की तरह से ही काम करते हैं। ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि हार्मोन लाइक इफेक्ट्स कोज करते हैं। ये हार्मोन लाइक इफेक्ट्स जो इनिशिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये इनहिबिट करेगी एस्पिरिन, जो कि इन्फ्लामेशन कोज कर रहे हैं, जो कि फीवर कोज कर रहे हैं, जो कि पेन कोज कर रहे हैं। तो यहां पर तीन फंक्शन इसी बेस से रिलेटेड हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिशन से रिलेटेड हो गए, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक और एंटी पेन। अब ये एंटी प्लेटलेट कैसे बोलते हैं इसको, हम क्यों बोलते हैं इसको एंटी प्लेटलेट? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करती है भाई, इनहिबिट करती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन का वर्ड मीनिंग एकदम सिंपली, प्लेटलेट्स का एक जगह जाकर के इकट्ठा होना, तो उनके प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी ये क्या करती है, रोकती है। इसी वजह से आप मार्केट में, सोसाइटी में और अपने फील्ड में भी इसको ब्लड थिनिंग एजेंट के रूप में जानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो रहा है तो ऐसी ड्रग लेते समय में, ये ड्रग कंटिन्यू लेते समय ब्लीडिंग टेंडेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है भाई। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है। कौन? एस्पिरिन। आई होप आपको ये चार चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एस्पिरिन को लेकर के। एस्पिरिन के जो हम काम पढ़ रहे हो 4 एज में इन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे, 4 एज के हिसाब से पढ़ेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी पेन या एनाल्जेसिक और एंटी प्लेटलेट। और ये तीन फंक्शन जो इन्फ्लामेशन, फीवर और पेन, ये किस वजह से इनको इनहिबिट कैसे कर रही है, इनका एंटी फंक्शन कैसे हो रहा है एस्पिरिन का, क्योंकि ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है जो कि इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, फीवर कोज करते हैं और पेन कोज करते हैं। चौथा फंक्शन जो एंटी प्लेटलेट है वो इस वजह से है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करती है, रोकती है। इतना आपको एस्पिरिन के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। इसका नाम जो आपको पता होना चाहिए, ASA। हमारी बड़े लंबे समय से एक क्लास जो है वो पेंडिंग है, मोटिवेशन। और कई बार तो ऐसा लगने लग जाता है कि आजकल मुझे खुद को ही मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि मैं आप तक रेगुलरली क्लासेज लेकर के आ पाऊँ। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी करेंगे जल्द ही, बहुत जल्द ही, कि DSSS क्यों नहीं आ रही है अभी तक। इस क्लास के बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा, इस क्लास के बाद में जो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाला है, वो इसी पर बेस होगा कि अभी तक DSSS क्यों नहीं आई, क्या रीजन है और कब तक आने वाली है। बहुत सटीक इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि DSSS कब होगी और अब तक क्यों नहीं आई, बताए गए स्केड्यूल के हिसाब से। अब अगर हम एस्पिरिन के इंडिकेशंस पढ़ें, इंडिकेशंस का मतलब हो गया कि कब कब हम इसको दे सकते हैं। किसको भाई? एस्पिरिन जो है वो किन केसेज में दी जाती है। सबसे पहला फंक्शन पढ़ा था एंटी इन्फ्लामेटरी। जनरली हम देते नहीं है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती। रूटीन में हम इन्फ्लामेशन के लिए, केवल इन्फ्लामेशन के लिए एस्पिरिन को नहीं दिया जाता, प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। वो उसका काम है, मतलब उसके फंक्शंस में आता है कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। इसके इंडिकेशंस में सबसे मेन इंडिकेशन है पेन। और कैसा पेन? माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अंदर हम इसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। किसको?
एस्पिरिन को, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं एमआई का रिस्क कम करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, किसको? एस्पिरिन को। इसके अलावा और किसका रिस्क कम करने के लिए काम में लेते हैं? TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इन दोनों के प्रोफाइलेक्सिस में भी हम किसका यूज करते हैं? एस्पिरिन का यूज करते हैं। एस्पिरिन जो है वो कार्डियक पेशेंट्स में लंबी चलने वाली ड्रग है, इसलिए हमें एस्पिरिन का, इसलिए हमें बहुत ही कॉमन ड्रग है एस्पिरिन, इसलिए हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अक्सर क्वेश्चन आता है DSSSB में भी, नॉर्थ सेट में भी, और इसके अलावा जो और एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिकेशंस में पेन माइल्ड टू मॉडरेट, और जो प्रोफाइलेक्सिस है किसका? MI और TIA का, उनका रिस्क कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। क्लियर है? एस्पिरिन के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं क्या? जी है। तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है वो क्या है? एस्पिरिन ड्रग क्या है? हमने शुरू में ही पढ़ा। एस्पिरिन को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? इसको हम कैटेगराइज करते हैं सैलिसिलेट्स में, राइट। सैलिसिलेट्स की जो एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, जो बड़ी कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब ऐसा नहीं हर किसी को होती है, लेकिन कॉमन हाइपर सेंसिटिविटी है इसकी, काफी लोग इसके लिए एलर्जिक होते हैं। तो ऐसे पर्सन्स, ऐसे पेशेंट्स जो कि हाइपर सेंसिटिव हैं, किसके लिए भाई? हाइपर सेंसिटिव हैं सैलिसिलेट्स के लिए। सैलिसिलेट्स में चाहे जो ड्रग है वो एस्पिरिन के लिए भी एलर्जिक हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं या एलर्जिक हैं, उनमें ये ड्रग कभी नहीं दी जाती। क्या? एस्पिरिन रिकमेंडेड नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरी चीज, प्रेगनेंसी में सेफ है क्या? जी नहीं, प्रेगनेंसी में 1% भी सेफ नहीं है, नहीं देते। तीसरा, ऐसे कोई भी पेशेंट जो कि ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सर्स से सफर कर रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं उनमें, इंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं उनमें भी नहीं दी जाती। क्यों? रीजन क्या भाई? हमने ऑलरेडी पढ़ा क्या कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। कौन? एस्पिरिन आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है, इसका मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगी भाई? ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए नहीं देते। किसको? एस्पिरिन को। किसमें? गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स में भी। ब्लीडिंग की बात चल रही है, इसका मतलब ऐसे कोई भी पेशेंट जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स में भी हम ये नहीं देते। क्या? एस्पिरिन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसको लेकर के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन? सबको पता होना चाहिए। ऐसे बच्चे यानी बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन में पहली बात कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन किन बच्चों में? सभी बच्चों में क्या? जी नहीं। ऐसे बच्चे जो कि अभी अभी किसी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें रिसेंट में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली कैसा वायरल इन्फेक्शन? वेरिसेला का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फ्लुएंजा बोल लीजिए, चिकन पॉक्स बोल लीजिए, ऐसा कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे बच्चों में एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब क्या क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड? अगर दे दिया तो क्या होगा? ऐसे बच्चे जो कि अभी अभी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर हुए हैं, इनमें अगर एस्पिरिन दे दी तो क्या हो जाएगा? एक सिंड्रोम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? रेज जॉनसन सिंड्रोम। और स्पेशली इसे किस नाम से जाना जाता है? केवल रेज सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हमने पूरा नाम लिखा, रेज जॉनसन सिंड्रोम। और रेज सिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है? रेज सिंड्रोम वो मेडिकल कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, उन बच्चों में होती है जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन से
अभी रिकवर हो रहे थे और एस्पिरिन दे दी गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नोट कीजिएगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है। क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है। ब्रेन में स्वेलिंग आने से क्या होता है भाई, कंफ्यूजन होता है। 2-3 चीजें ही बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट। ब्रेन में स्वेलिंग आने की वजह से कंफ्यूजन होता है, इसके अलावा लीवर डैमेज हो सकता है। ऐसा सिंड्रोम जो है, लीवर डैमेज हो जाता है, इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम का नाम आते ही, कहीं पर लिखे हुए देखते ही आपको दिमाग में आनी चाहिए एस्पिरिन और कोई वायरल इन्फेक्शन, और बच्चे यानी बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के समय में या रिकवर करते समय में एस्पिरिन दे दी गई तो रेज सिंड्रोम होगा। और रेज सिंड्रोम का मतलब है ब्रेन में स्वेलिंग, लीवर का डैमेज होना और कन्फ्यूजन होना। बस इतनी ही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को लेकर के। रेज सिंड्रोम और किसी में नहीं हो सकता है क्या? जी हो सकता है, लेकिन कॉमन किस में है? उन बच्चों में कॉमन है जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन से अभी रिकवर हुए थे और एस्पिरिन ले रहे हैं या एस्पिरिन दे दी गई है। एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट हम इसी के एक्रोनिम से पढ़ेंगे, और एक्रोनिम क्या है भाई इसका? एस्पिरिन। आप बोलोगे साहब इसको निमोनिक क्यों नहीं बोला? निमोनिक क्या होता है? कुछ सेंटेंस बना के रखते हैं, ठीक है ना। हम लाल नाक करके राबड़ी छाछ फराएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे 12th में, 11th-12th में। एक्रोनिम क्या हो गया? ये ऐसे एस्पिरिन, बस इसका एक नाम निकल गया, मतलब ना एक टर्म, एक वर्ड बन गया, उसको हम एक्रोनिम बोलेंगे। ए स्टैंड्स फॉर अस्थमा। क्या होता है भाई? अस्थमा। ए का मतलब एस्पिरिन जो ले रहे हैं पेशेंट्स, उनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा कॉमन नहीं है। सेकंड नंबर क्या है? एस फॉर सेलिसिलिज्म। सेलिसिलिज्म। अब ये सेलिसिलिज्म क्या बला है भाई? सेलिसिलेट से रिलेटेड लग रहा है। सेलिसिलिज्म का मतलब क्या है भाई? सेलिसिलेट टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग। सेलिसिलेट टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग, या फिर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग, इन नामों से आप इनको दिमाग में रखिएगा। सेलिसिलिज्म, सेलिसिलेट टॉक्सिसिटी, सेलिसिलेट पॉइजनिंग या एस्पिरिन पॉइजनिंग, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का नाम दिमाग में आ जाए, कहीं पर लिखा हुआ आ जाए, दैट इज सेलिसिलिज्म। और सेलिसिलेट टॉक्सिसिटी या एस्पिरिन टॉक्सिसिटी को हम इसी सेशन में अभी लेंथ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। होल्ड कीजिएगा आप इस पे। ए फॉर अस्थमा, एस फॉर सेलिसिलिज्म। पी का मतलब क्या है? पेप्टिक अल्सरेशन। अब पी जमाना पड़ा भैया जी की जगह, जी तो आया नहीं यहाँ पर। तो पेप्टिक अल्सरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो पर्सन्स एस्पिरिन ले रहे हैं और अगर आपने एम्प्टी स्टोमक ली, इसको एम्प्टी स्टोमक लेने से क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कैसे ली जाती है? एक तो खाली पेट नहीं ली जाती, और कब सबसे बेस्ट है? अगर आप इसको फुल ग्लास ऑफ किसके साथ में? मिल्क के साथ में लें, यानी किसी अल्केलाइन ड्रिंक के साथ में लेते हैं, बेस्ट होगा। इसका कंजप्शन भी, इसका एब्जॉर्प्शन भी, दोनों ही तरीके से। तो पेप्टिक अल्सरेशन कोज कर सकती है, इसके लिए गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है, इसके लिए इसको मिल्क के साथ में लेते हैं। आई मतलब इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर। जो आदमी रोज तो ऐसी बात नहीं कर रहा था, आज अचानक से ऐसी बात कैसे करने लग गया? अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल थिंकिंग, उसी को हम बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। एस्पिरिन खा रहे पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। आर का मतलब क्या है? वही जो अभी हमने पढ़ा, रेज सिंड्रोम। क्या होता है भाई? रेज सिंड्रोम, रेज जॉनसन सिंड्रोम। किस में देखने को मिलेगा? बच्चों में देखने को मिलेगा जो किसी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे थे। कंठस्थ हो जानी चाहिए ऐसी चीजें आपको। आई का मतलब अगेन आ गया भाई आई, इसका मतलब क्या हो गया? इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। क्लियर है? इंटेस्टिनल ब्लीडिंग।
और एन का मतलब क्या है, नॉइज, और नॉइज का मतलब कौन शोर मचा रहा है भाई, कान के अंदर शोर मचता है, और कान के अंदर शोर मचने को, कान के अंदर घंटियाँ बजने को हम क्या बोलते हैं, टिनिटस बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, साइड इफेक्ट है जो कि जैसे एस्पिरिन बंद होगी चला जाएगा। इसके अलावा आपको और चीज़ें क्या दिमाग में रखनी है, डिस्कस करेंगे। वैसे हम एस्पिरिन खाने वाले पेशेंट्स में टेस्ट बर्ड्स भी जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, लॉस हो जाता है उनका, जिससे फनी टेस्ट आता है। किन पेशेंट्स में, एस्पिरिन जो पेशेंट्स ले रहे हैं उनमें किसी भी चीज़ का फिर फनी टेस्ट आएगा, क्योंकि कुछ एक टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो लूज हो गई हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है। हमने बोला भी एस्पिरिन जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे हमेशा दूध के साथ में ले लेना चाहिए और खाली पेट नहीं लेना चाहिए। बेस्ट है अगर फुल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में इसको लिया गया तो, गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचने के लिए। याद रहेगी चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेंगे। हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस। अल्कोहल कंजम्पशन जो है उसको भी क्या करना चाहिए भाई, रिड्यूस करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। क्यों, अल्कोहल भी ले रहे हो और एस्पिरिन भी खा रहे हो तो गैस्ट्रिक इरिटेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना ही है, क्योंकि नॉर्सेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कई केसेज में आपको अल्कोहल कंजप्शन को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती, रिलेवेंट नहीं होता, रेशनल नहीं बनता उसका। लेकिन यहाँ पर रेशनल बन रहा है। अल्कोहल कंजप्शन जो है किन पेशेंट्स में, एस्पिरिन ले रहे पेशेंट्स में और ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कोई सर्जरी प्लान हो रही है, कोई सर्जरी प्लान की जा रही है और पेशेंट को ऑलरेडी एस्पिरिन चल रही थी, तो सर्जरी प्लान करने के लिए आपको 7 दिन पहले ही, 7 डेज पहले ही क्या कर देना होगा, एस्पिरिन को बंद कर देना होगा। रीजन, सर्जरी में ब्लीडिंग होगी। एस्पिरिन क्या करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करती है भाई, रिड्यूस करती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन रिड्यूस होगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए क्या करते हैं भाई, एस्पिरिन बंद कर दी जाती है, होल्ड करा दी जाती है। जिन केसेज में सर्जरी प्लान हुई है 7 दिन पहले होल्ड कर दी जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में रखिएगा नर्सिंग इंटरवेंशंस को लेकर के, और क्या, निकोटिनिक एसिड जिन पेशेंट्स में चल रहा है, निकोटिनिक एसिड जो जिन पेशेंट्स में चल रहा है उनमें नेक की, कान की, फेस की जो क्या हो सकती है, फ्लैशिंग हो सकती है। रेड हो जाता है ना, फ्लैशिंग हो जाती है। इस फ्लैशिंग से बचने के लिए भी हम क्या देते हैं, एस्पिरिन दे दी जाती है पेशेंट को 30 मिनट्स प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस निकोटिनिक एसिड। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एस्पिरिन से रिलेटेड नर्सिंग इंटरवेंशंस में कंसीडर की जाएंगी, यानी क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। हमने डिस्कस किया कि ये कभी भी आप इसको ब्लड थिनर के रूप में कंसीडर मत कीजिए, ब्लड थिनर के रूप में मत बोलिए। कोई ब्लड थिनर नहीं है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, केवल ब्लड थिनर नहीं है। दूसरी चीज, जिन पेशेंट्स में एस्पिरिन जो है वो लॉन्ग टर्म थेरेपी के रूप में चल रही है, लॉन्ग टर्म थेरेपी के रूप में, और उन पेशेंट्स में मान लीजिए क्या हुआ, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई, तो ये गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जो है वो कैसे एग्जिबिट होगी, कैसे पता लगेगा। मान लीजिए कोई पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कैसे एग्जिबिट होगी, स्टूल के कलर के द्वारा एग्जिबिट होगी। कैसा कलर आएगा, डार्क टारी स्टूल आएंगे, कलर होगा डार्क एंड टारी, यानी टार कलर का, ठीक है ना, डार्क टारी कलर्ड स्टूल होगा अगर एस्पिरिन ले रहे पेशेंट्स में। इसका मतलब है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर हम बात करें
तो पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स में यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम जो पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स में एस्पिरिन को नहीं दिया जाता। अगर दे दिया तो क्या होगा? पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में अगर एस्पिरिन चल रही है तो क्या होने की संभावना है? कार्डियक टेम्पोनेड होने की संभावना है। अब कार्डियक टेम्पोनेड हमने वर्ड टर्म तो समझाया है क्या? जी समझाया। कार्डियक टेम्पोनेड का मीनिंग क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनेड का जब कभी भी शब्द ये आ जाता है तो इसका मतलब समझना कि हार्ट का कंप्रेशन, हार्ट से रिलेटेड है। टेम्पोनेड का मतलब समझ लीजिए कंप्रेशन ऑफ हार्ट। अब ये हार्ट का कंप्रेशन कैसे हो गया और इसका रिजल्ट क्या होगा? पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में एस्पिरिन दोगे तो क्या होगा? पेरिकार्डियम में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। और एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा? कार्डियक कंप्रेशन यानी कि हार्ट पर कंप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। और कार्डियक टेम्पोनेड होगा तो हार्ट के जो चेंबर्स हैं, हार्ट जो है वो कंप्लीटली फिलिंग नहीं हो पाएगी, उसकी हार्ट की कंप्लीटली फिलिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रामेटिकली गिरेगा, बहुत जल्दी से, अजीबोगरीब इस तरीके से ब्लड प्रेशर में क्या होगा? फॉल होगा। वापस समझिएगा, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में अगर आप एस्पिरिन दे रहे हो तो कार्डियक टेम्पोनेड कोज कर सकता है। कैसे? क्योंकि पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्सेस एक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से हार्ट पर कंप्रेशन बढ़ेगा। हार्ट पर कंप्रेशन बढ़ रहा है तो हार्ट की जो फीलिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और बीपी जो है वो ड्रामेटिकली गिरेगा। दिस इज कार्डियक टेम्पोनेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हमने एस्पिरिन के साइड इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो सेकंड नंबर पे आया था क्या? सैलिसिलिज्म। रिकॉल कर रहे हो भाई? सैलिसिलिज्म। सैलिसिलिज्म का मतलब एस्पिरिन टॉक्सिसिटी को लेकर के चलेंगे हम यहाँ पर। वैसे सारे के सारे जो सैलिसिलेट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी को सैलिसिलिज्म के अंदर ही कंसिडर करते हैं। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? शुरुआत में मतलब स्टार्ट में क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट करता है। पेशेंट क्या करता है? हाइपर वेंटिलेट। आपको जो याद रखने वाली चीज है मैं बताऊंगा, लेकिन शुरू में हम डिस्कस करेंगे हाइपर वेंटिलेट। हाइपर वेंटिलेशन का मीनिंग आप समझिएगा किस तरीके से। हाइपर वेंटिलेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या हुआ? हाइपर वेंटिलेशन मतलब सांस अंदर ले भी ज्यादा रहे हो, बाहर छोड़ भी ज्यादा रहे हो। लेकिन इसका मतलब आप हमेशा एक चीज से दिमाग में रखना कि सांस ज्यादा बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है ना। जब टर्म्स आपको याद रखने हैं ना, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है एसिडोसिस एल्कलोसिस पढ़ोगे तो हाइपर वेंटिलेट करने का मतलब आप क्लियर कट सा रिलेशन आप एक चीज से निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब तुरंत का तुरंत दिमाग में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? मतलब पेशेंट जो है वो ज्यादा एक्सहेल कर रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ रहा है, मतलब रिलीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। एसिड हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या कंडीशन क्रिएट होगी? अल्कलोसिस। क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी? अल्कलोसिस। अल्कलोसिस मतलब बेस हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया। किस वजह से हुआ? वेंटिलेशन की वजह से। इसका मतलब कोज क्या है? रेस्पिरेटरी। लेकिन ये शुरुआत में होता है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा बाहर निकल रही है, मतलब एसिड ज्यादा बाहर निकल जा रहा है, मतलब अंदर क्या रह रहा है? अल्कलाइन कंडीशन रह रही है। इसका मतलब अल्कलोसिस हुआ। और किस वजह से? रेस्पिरेटरी की वजह से। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। एक तो ये चीज। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है? ये चीज तो हमें याद रखने के लिए हमने चीजें समझने के लिए हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। लेटर ऑन जो चीज है वही हमें दिमाग में रखनी होगी। लेटर ऑन जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। क्या होता है भाई? रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर का जैसे ही डिप्रेशन होगा तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट नहीं करेगा, क्या करेगा भाई? हाइपो वेंटिलेट करता है। हाइपो वेंटिलेट करेगा तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहेगी बॉडी के अंदर,
रिटेन रहेगी तो क्या होगा, एसिड ज्यादा हो गया, मतलब एसिडोसिस कोज करती है। और कैसा एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आप कहीं पर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले, कोई वर्बली पूछ रहा है तो बता सकते हो कि सैलिसिलिज में यानी एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में शुरुआत में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, बाद में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया क्या होता है जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शन है, क्या करेक्ट करोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होता है। ठीक है ना, शुरुआत की चीज नहीं जानना चाह रहा आपसे एग्जामिनर जो है वो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा जिसके बाद में पेशेंट जो ब्रीथ ठीक से नहीं कर पा रहा है, हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जा रही है, यानी एसिड रह जा रहा है अंदर, एसिड रह जा रहा है तो एसिडोसिस की कंडीशन कोज हो रही है। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी जो है वो कैसे एग्जिबिट होती है, यानी साइन सिम्टम्स इसके क्या हैं। एक तो भाई नोजिया वोमिटिंग जो है वो इसके साइन सिम्टम्स में आते हैं। अर्ली साइन सिम्टम्स में क्या आता है, नोजिया वोमिटिंग आता है। दूसरा हेडेक होगा, तीसरा टिनिटस होगा यानी कान के अंदर जो है वो घंटियां बजती हैं, और चौथा जो है वो क्या होगा, सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को, सीजर्स। लेटर साइन सिम्टम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या दिमाग में रखोगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से जो चीजें दिमाग में रखनी है वो क्या दिमाग में रखोगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होता है पेशेंट को। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है भाई, अगर किसी ने एस्पिरिन जो है ज्यादा खा ली, कितनी ज्यादा, 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ज्यादा खा ली, मतलब 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के से बहुत ज़्यादा अमाउंट में चली गई, तो उन केसेज में एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होगी, और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के केसेज में ये सिचुएशन होनी है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। अगर किसी ने एस्पिरिन ऐसे खा ली, ठीक है, बाय मिस्टेक या सुसाइडल अटेम्प्ट में, तो क्या करेंगे, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी टेबलेट्स उन्होंने खा ली, तो गैस्ट्रिक लावाज करते हैं, गैस्ट्रिक लावाज, पेट को धोएंगे भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा उसको, इससे एड्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब जीआई एब्जॉर्प्शन जो है वो कम करेगा, मतलब खुद ने एड्जॉर्ब कर लिया तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम होगा। टॉक्सिसिटी के मैक्सिमम केसेज में ऑक्सीजन, जहां पर भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है ऑक्सीजन देना बनता है, देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या कोज कर रही थी भी, ये एसिडोसिस कोज कर रही थी। क्या कोज कर रही थी, एसिडोसिस कोज कर रही थी। तो एसिडोसिस के लिए हम क्या देंगे, कोई ना कोई एल्कलाइन देंगे। एल्कलाइन में क्या देंगे भाई, सोडा बाई कार्ब देते हैं, तो बाई कार्बोनेट देते हैं, सोडा बाई कार्ब जो है पेशेंट को दिया जाएगा एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के अंदर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एस्पिरिन से रिलेटेड, और जल्दी से देखते हैं। द पेशेंट डायग्नोस्ड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 81 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है, एस्पिरिन प्रेस्क्राइब कर दी गई 81 मिलीग्राम, और इस एस्पिरिन को हम बेबी एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है शायद कहीं पर, बेबी एस्पिरिन बोलते हैं हम इसको। Which statement best describes the scientific rationale for prescribing this medication? CAD के पेशेंट में ये बेबी एस्पिरिन क्यों दी गई है, इसके सपोर्ट में इनमें से बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगी बताइएगा। दिस मेडिकेशन विल हेल्प थिन द पेशेंट्स ब्लड, बार बार हमने मना किया, कभी भी थिन नहीं करती, कट कर दीजिए ऑप्शन को। डेली एस्पिरिन विल डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंजाइना, एंजाइना के रिस्क को कम करती है, लेकिन वो इसका इंडिकेशन नहीं है, साइंटिफिक रेशनल नहीं है। हमने बार बार बताया MI के रिस्क को कम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइना के इंसिडेंस को भी कम करेगी, साइंटिफिक रेशनल नहीं है। चाहते तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, आगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस मेडिकेशन विल प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, जी प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पेन है, एंटी फीवर है और एंटी प्लेटलेट है, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। राइट, और राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। बेबी एस्पिरिन विल नॉट कोज गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, क्यों नहीं करेगी भाई, करेगी, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं हुआ, कोई तुक भी नहीं थी यहाँ पर। यानी CAD के पेशेंट में आपने बेबी एस्पिरिन क्यों दी, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करेगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होगा तो पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस, MI, एंजाइना के चांसेस जो हैं वो कम होंगे, तब बोला हमने ये साइंटिफिक
रेशनल नहीं है। इंसिडेंस ऑफ एंजाइना का ऑलरेडी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है पेशेंट को तो फिर उसका रिस्क जो है वो कम नहीं कर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एल्डरली पेशेंट डायग्नोस्ड विद CAD हैज बीन टेकिंग एस्पिरिन डेली फॉर मोर देन ए ईयर। ये CAD का पेशेंट है, एस्पिरिन ले रहा है, पूरी वाली ले रहा है 325 मिलीग्राम वाली, 1 साल से ज्यादा हो गया उसको लेते हुए। विच डेटा वारंट्स नोटिफाइंग द डॉक्टर, कौन से डेटा से ऐसा लग रहा है कि भैया आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिएगा। पढ़िएगा, द पेशेंट हैज लॉस्ट 5 पाउंड्स इन द लास्ट मंथ। हमने एस्पिरिन पढ़ते समय कहीं पर भी वेट का जिक्र किया ही नहीं है, मतलब एस्पिरिन का कोई इफेक्ट नहीं है वेट लूज से या वेट गेन से। ऑप्शन पे जाइएगा ही मत। द पेशेंट हैज ट्रबल हियरिंग लो टोन्स, जी हमने पढ़ा पेशेंट में टिनिटस कोज होता है, हियरिंग लॉस भी होता है। होल्ड कीजिएगा इस ऑप्शन को, देखते हैं क्या ये ऑप्शन ही सही है क्या, क्योंकि साइड इफेक्ट है। जैसे ही एस्पिरिन बंद होगी, ये कॉमन भी है, एस्पिरिन बंद होगी चला जाएगा। देखते हैं कि इसकी बजाय में डॉक्टर को इन्फॉर्म करने वाला और कोई सिचुएशन तो नहीं है और कोई कंडीशन तो नहीं है। द पेशेंट रिपोर्ट्स हैविंग ए फनी टेस्ट इन द माउथ, जी पता है हमने पहले बोला था टेस्ट बड्स जो हैं वो लूज होंगी, टेस्ट बड्स पेशेंट की चली जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को फनी टेस्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड है, कोई जरूरत नहीं है आपको इस ऑप्शन के रखने की। द पेशेंट हैज हार्ड डार्क टारी स्टूल्स, दोस्तों इसको भी काट दीजिएगा। डॉक्टर के पास में कब जाओगे, 1 साल से ज्यादा से आप एस्पिरिन ले रहा है पेशेंट, और अगर उसको क्या हुआ है, डार्क और टारी स्टूल्स आ रहे हैं, किसका इंडिकेटर है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है भाई, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का इंडिकेटर है। इसका मतलब एस्पिरिन जो है वो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कोज करती है क्या, जी करती है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कोज करती है। डॉक्टर को बताना जरूरी है, रोकना है कि क्या करना है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन द पेशेंट हैज डार्क टारी स्टूल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेशेंट विद CAD प्रेस्क्राइब्ड निकोटिनिक एसिड। हमने पढ़ा CAD के पेशेंट में निकोटिनिक एसिड दिया जा रहा है। पेशेंट रिपोर्ट्स फ्लशिंग ऑफ फेस, नेक और एंड ईयर्स, पेशेंट के कान, गर्दन, फेस जो है वो फ्लश हो जा रहे हैं। विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड यू इम्प्लीमेंट, क्या करोगे ऐसे केसेज में। इंस्टेड द पेशेंट टू स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन, जी नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ऐसे पेशेंट्स में एस्पिरिन दी जाती है कब, 30 मिनट पहले निकोटिनिक एसिड लेने से पहले। तो आप ऑप्शंस पढ़ते जाइएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। एनकरेज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन विद मील्स ओनली, डिस्कस दिस इज ए नॉर्मल साइड इफेक्ट, जी नहीं। आस्क द पेशेंट टू टेक 325 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन 30 मिनट प्रायर टू द मेडिकेशन। ऐसे पेशेंट्स को 30 मिनट पहले एस्पिरिन अगर दे दी जाए तो वो ये फ्लशिंग ऑफ फेस, ईयर एंड नेक को कम करेगा, याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर असेसिंग अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद पेरिकार्डाइटिस, पढ़ा हमने इससे रिलेटेड चीज, नोट कर लीजिएगा। द पेशेंट रिपोर्ट्स यू, आई टेक एन एस्पिरिन एवरी मॉर्निंग टू हेल्प प्रिवेंट अ हार्ट अटैक। पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में, पेशेंट आपके पास में है, डायग्नोस हुआ है, पेशेंट आपके पास में आया और बोलता है कि मैं डेली मॉर्निंग में हार्ट अटैक से बचने के लिए एस्पिरिन लेता हूं 1 टेबलेट। विच स्टेटमेंट इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द पेशेंट्स मेडिकल डायग्नोसिस। पेशेंट का मेडिकल डायग्नोसिस है पेरिकार्डाइटिस, आप क्या बोलोगे पेशेंट को, देखते जाइए। एस्पिरिन इज नोन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, इट इज एक्सीलेंट दैट यू टेक इट, जी नहीं। पहली बात तो हार्ट अटैक नहीं रोकती, ये MI के रिस्क को कम करती है। दूसरी बात, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स में नहीं देते, हमने अभी भी पढ़ा क्यों नहीं देते, कार्डियक टेम्पोनेट कोज करती है। पहला ऑप्शन गलत है। हैव यू नोटिस्ड यू आर ब्रूजिंग मोर इजिली सिंस यू स्टार्टेड टेकिंग इट, पता नहीं है लंबे टाइम से ले रहा है कि कब ले रहा है ये। तो ब्रूजिंग जो है वो लॉन्ग टर्म थेरेपी में हो सकती है, नहीं बैठ रहा। आई वुड रिकमेंड टेकिंग एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक अपसेट, जी बात तो सही बोल रहा है, गैस्ट्रिक अपसेट को रोकने के लिए एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन जो है वो आप ले सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं जम रही है, आपको पता है ऑलरेडी। पेरिकार्डाइटिस के लिए यू शुड क्विट टेकिंग एस्पिरिन इमीडिएटली, आई विल टॉक टू योर डॉक्टर। आप एस्पिरिन जो है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, हम आपके डॉक्टर से बात करते हैं कि आपको जो डर है हार्ट अटैक का उसके लिए क्या करें। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में क्यों, कार्डियक टेम्पोनेट कोज होगा, BP गिरेगा ड्रामेटिकली।
लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द पेशेंट विद आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज हैज बीन टेकिंग 325 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन डेली फॉर 1 मंथ। 1 महीने से 325 मिलीग्राम एस्पिरिन ले रहा है आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज का पेशेंट। आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ स्टोमक पेन, मुझे बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड यू इंप्लीमेंट? क्या करोगे आप? सबसे पहले प्रायोरिटी इंटरवेंशन है, सबसे पहले क्या करोगे? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक नॉन एंटेरिक एस्पिरिन। जी नहीं, नॉन एंटेरिक स्टोमक पेन हो रहा है, इसका मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है। गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए तो आप एंटेरिक कोटेड लोगे। जी नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एनकरेज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन विद फूड। ठीक है जी, ऑप्शन तो ठीक नजर आ रहा है। डिस्कस द नीड टू टेक ओनली 1। जी नहीं, आप नहीं डिस्कस करोगे कि भी बेबी एस्पिरिन दे देंगे पेशेंट। टेल द पेशेंट टू नोटिफाई द डॉक्टर। ये गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से स्टोमक पेन हो रहा है। आपको समझ में आ रही है सारी चीज, जो कि नॉर्मल है, कॉमन है। हमने क्या बताया था? पेशेंट को एस्पिरिन कैसे रिकमेंड की जाती है? फुल स्टोमक लेनी चाहिए, मींस एम्प्टी स्टोमक नहीं लेनी है। पहली चीज, फुल स्टोमक की बात नहीं करेंगे, एम्प्टी स्टोमक नहीं लेनी है। और फिर विद फुल ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क के साथ में लेनी होती है। ऐसा भी कुछ नाम नहीं आया, ना ही फुल ग्लास ऑफ मिल्क का नाम आया है, फूड का नाम यहां पर आ गया है। जी करेक्ट है। दूसरी चीज, यहां पर एंटेरिक कोटेड नॉन एंटेरिक कोटेड की बात हुई, तो नॉन एंटेरिक कोटेड तो बनेगी नहीं, एंटेरिक कोटेड आप उसको दे सकते हो। इसका मतलब पेशेंट जो है वो विद फूड जो है वो मेडिसिन आपको दी जानी चाहिए, खाली पेट नहीं दी जानी चाहिए। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई टेल द पेशेंट टू नोटिफाई द डॉक्टर। जी नहीं, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये चीज कॉमन है, आपको पता है, आपके डोमेन में आती है, आपके एम्बिट में आती है ये चीज कि गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से पेशेंट को स्टोमक एक हो रहा होगा, स्टोमक पेन हो रहा होगा, पेशेंट खाली पेट मेडिसिन ले रहा होगा। आप ही बता दीजिए उसको कि भैया फुल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में या फूड के साथ में आपको मेडिसिन लेनी है। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और आएंगे इस टॉपिक के साथ में कि D++ भी अभी तक क्यों नहीं आई, कब तक आ सकती है, क्या रीजन रहा अभी तक एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।